इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पिछली वीडियो में आपने देखा था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, जिसमें हमने कूलॉम्स लॉ को कवर किया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा, साथ साथ हमने परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी देखी, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी हमने वहाँ पर देखे थे। हालांकि कूलॉम्स लॉ पर भी हमने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखे थे, तो वो वीडियो अगर ना देखे हो तो आई बटन में मिलेगा, आप वहाँ से जाकर जनरली देख सकते हैं, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा रही है। पीडीएफ नोट्स भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आज का पूरा हमारा मैटर इसी चलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, और किसी पॉइंट चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, सब कुछ आज जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देना चाहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऐसा कुछ समझ लीजिए, ऐसा फील्ड होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा फील्ड होता है जिसमें यदि कोई चार्ज चला जाए तो कुछ न कुछ फोर्स का वो क्या करे, अनुभव करता है। मतलब ऐसा क्षेत्र जिसमें यदि कोई दूसरा चार्ज चला जाए तो वह कुछ बल का अनुभव करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां समझने का प्रयास करेंगे। मान लिया ये कोई चार्ज प्लस क्यू है, सपोज दैट ये कोई चार्ज प्लस क्यू है, इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा बाहर की तरफ होता है, और माइनस वाला जो होता है माइनस क्यू का इसके अंदर की तरफ होता है। तो वो जनरली बातें हैं, आगे हम बात करेंगे, हालांकि उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। चाहे प्लस क्यू हो चाहे माइनस क्यू हो, यदि कोई दूसरा टेस्टिंग चार्ज इसमें डाला जा रहा है क्यू नॉट, मतलब बहुत छोटा चार्ज इसमें डाला जा रहा है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न नहीं है, बहुत ही छोटा चार्ज है, तो यह कुछ फोर्स का अनुभव करेगा। ये चीज आप ध्यान देंगे। मतलब अभी तक हमने देखा था कूलॉम्स लॉ में क्या हुआ करता था, जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ते थे तो हम ये जानते थे माइनस का क्यू है प्लस का क्यू है, तो ये दोनों एक दूसरे के कारण अट्रैक्ट हो रहे हैं। और दूसरा हमने देखा था प्लस क्यू है या माइनस क्यू, ये दो के दोनों के कारण ये क्या है, रिपल हो रहे हैं। लेकिन इसमें ऐसा कंडीशन नहीं है, इसमें ऐसा है कोई एक चार्ज है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होने के कारण दूसरे चार्ज पर कुछ बल लगता है, दैट इज कॉल्ड, वह क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनेशन क्या होती है, लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफिनेशन, द रीजन, ऐसा क्षेत्र, द रीजन इन विच एनी चार्ज, ऐसा क्षेत्र इन विच जिसमें एनी चार्ज, कोई भी आवेश, फील फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। मतलब ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई चार्ज फील करे या फिर एक्सपीरियंस करे कोई फोर्स के बारे में, फील अ फोर्स या एक्सपीरियंस अ फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी हमारा क्यू चार्ज हो गया, ये क्या उत्पन्न करेगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर चारों तरफ अगर प्लस होगा तो बाहर की तरफ, जैसे मान लो प्लस ही है तो ये बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा। अगर इसके फील्ड के अंदर हमारा कोई टेस्टिंग चार्ज क्यू नॉट आ जा रहा है तो इसे बाहर की तरफ रिपेल करेगा। ये क्या करेगा, इसे बाहर की तरफ रिपेल करेगा, क्योंकि जिस तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा हो रही है उसी तरफ ये रिपेल करेगा। अभी आगे चल के हम कंडीशंस भी लिखवाने वाले हैं, तो वो भी आप ध्यान दीजिएगा। मतलब ऐसा क्षेत्र, फिर से लिख लीजिए, विद्युत क्षेत्र इसे बोलते हैं हिंदी में। हिंदी मीडियम के बच्चे नाखुश हो जाते हैं, सर हिंदी में नहीं बोल रहे हैं। भाई देखिए, इंग्लिश हिंदी हम दोनों पढ़ाते हैं, ज़्यादातर हम इंग्लिश यूज़ करते हैं, हिंदी में अगर आपको लिखना हो तो हम जो शब्द यूज़ करते हैं तो वो आप लिख लिया कीजिए। ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश कुछ बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे चल के हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में आप पढ़ेंगे। लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, थोड़ा सा आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम वेक्टर के रूप में ना लिखें, या पान इप्सिलॉन नॉट करें, क्यू नॉट। अब यहां से आप डिफिनेशन बनाएंगे, अब क्या कीजिएगा, जब तक आपको फार्मूला नहीं याद होगा आप डिफिनेशन नहीं याद कर पाओगे। डिफिनेशन रटने से कोई मतलब नहीं निकलता, आप फार्मूला याद किया कीजिए। फार्मूला यदि आपको याद हो गया, डिफिनेशन आपको याद हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी टेस्टिंग चार्ज, इसे बोलते हैं टेस्टिंग चार्ज, क्या होते हैं, टेस्टिंग चार्ज या टेस्ट चार्ज,
ये हमारा अप्लाइड फोर्स है। किसी टेस्टिंग चार्ज पर यूनिट टेस्टिंग चार्ज बोलेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू यदि हम 1 रख दें, दो तरीके से बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू यदि हम 1 रख दें तो ये एफ जो होगा ई के बराबर आ जाएगा, इसलिए इसको यूनिट बोलते हैं। यूनिट टेस्टिंग चार्ज पर लगने वाला फोर्स हमारा विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहलाता है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। मतलब टेस्टिंग चार्ज पर अप्लाइड जो फोर्स होता है वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। समझ में आया? या फिर आप बोल सकते हो किसी भी टेस्टिंग चार्ज पर, अगर यूनिट ना बोलो तो यहाँ पर तब बोलोगे द रेशियो ऑफ अप्लाइड फोर्स इन, या फिर द फोर्स अप्लाइड एट टेस्टिंग चार्ज एंड टेस्टिंग चार्ज इज कॉल्ड, उसे अच्छा है यूनिट बोल दो, या तो रेशियो बोलो इसका और इसका रेशियो, फोर्स का और टेस्टिंग चार्ज का रेशियो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। या फिर बोलो किसी यूनिट टेस्टिंग चार्ज पर, यूनिट इसलिए बोले क्योंकि इसकी वैल्यू यदि n1 रखोगे एफ की वैल्यू ई की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। मतलब आप ऐसा कुछ बोल सकते हो इक्वल टू एफ व्हेन क्यू नॉट, मतलब टेस्टिंग चार्ज हमारा 1 हो जाए। टेस्टिंग चार्ज हम बहुत ही छोटा चार्ज लेते हैं। आप बोल सकते हो किसी यूनिट टेस्टिंग चार्ज पर, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 रखें, यूनिट टेस्टिंग चार्ज पर अप्लाइड जो फोर्स होता है वही क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। ठीक, चलिए अब लिखेंगे डिफिनीशन। जब तक आपको फार्मूले ना क्लियर हो जाए तब तक आप डिफिनीशन मत याद किया कीजिए, ये डिफिनीशन याद की ही नहीं जाती, फार्मूले याद किए जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखेंगे द फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट टेस्टिंग चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड एज, हम यहीं पर लिख दे रहे हैं कैपिटल ई, वेक्टर कैपिटल ई से ये क्या किया जाता है, ऑलवेज रिप्रेजेंट किया जाता है। वेक्टर लगा है मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम देखेंगे इसका फार्मूला जो होता है वेक्टर ई इक्वल टू जो वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट, ये हमारा डायरेक्शन दिखाता है, आप जानते हो वेक्टर है। अब यहाँ पर दिखा रहे हो किसी यूनिट टेस्टिंग चार्ज पर, फिर से बता रहे हैं यूनिट टेस्टिंग चार्ज पर अप्लाइड जो फोर्स होता है वही क्या कहलाता है, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो रहा होगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसकी वैल्यू अगर हम निकालना हो तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू हम जानते हैं बाई कूलॉम्स लॉ, तो हम वैल्यू रख देंगे वेक्टर ई इक्वल टू, यह वैल्यू होती है 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू नॉट। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर कूलॉम लॉ में आपने बताया था F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हाँ भाई हमने यही बताया था, आज भी वही बता रहे हैं। कुछ बच्चे तो नहीं समझ पाते क्यू नॉट कहाँ से आएगा। उस समय जो कंडीशन थी वो Q1 और Q2 के बीच की थी, Q1 Q2 ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमने टेस्टिंग चार्ज लिया है इसलिए ये जो कंडीशन है आपका Q और Q नॉट, एक Q था एक Q नॉट लिए हैं, इसलिए फर्स्ट चार्ज Q1 जगह Q रखे हैं, Q2 जगह Q नॉट रखे हैं। सबको क्लियर होता है? डिस्टेंस चार्ज जो भी रख सकते हो, डिस्टेंस माना हमने ये R भी रख दिया। ठीक, यहाँ पर लिख लेंगे बाई कूलॉम्स लॉ, बाई कूलॉम्स लॉ, कूलॉम लॉ आपने पढ़ा था। अब हम यहाँ पर अगर Q नॉट देखें, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या बचेगी 1/4πε0 इंटू Q अपान आर स्क्वायर, वेक्टर ई की वैल्यू बची। ठीक, नोट कर लीजिएगा, नोट कीजिए, हटाया जाए। अब देखिए वो चीज आप लिख लीजिएगा। अगर इसकी यूनिट देखनी हो हमको, यूनिट कैसे निकालते हैं? कूलॉम्स लॉ में फोर्स था, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये भी आप लोग जानते हो कैसे, अब बराबर एम में से निकाल देते हैं। फिर हम यहाँ पर ई की वैल्यू देखेंगे, वेक्टर ई, इसकी यूनिट क्या होगी हम जानते हैं, यूनिट अगर निकाले तो वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट है। एफ को हम लिखते हैं न्यूटन, क्यू नॉट मतलब चार्ज है, चाहे वो टेस्टिंग चार्ज हो, चाहे नॉर्मल चार्ज हो, चाहे जो भी चार्ज हो, तो ये जब चार्ज है हमारा, चार्ज का कूलॉम होता है न्यूटन प्रति कूलॉम। ई का हमारा क्या है, ये यूनिट है न्यूटन प्रति कूलॉम। न्यूटन प्रति कूलॉम में हमेशा ये कंसीडर किया जाएगा। सबको कंफर्म होता है? चलिए अब हम बात करते हैं इसके डायमेंशन की। डायमेंशन क्या होगा इसका? डायमेंशन आपने क्लास 11th में खूब पढ़ा रहा होगा डायमेंशन के बारे में। हालांकि मैं क्लास 11th में डायमेंशन पढ़ा भी रहा हूँ, इसमें डायमेंशन ही चल रहा है आपका। तो डायमेंशन अगर देखें, इसकी डायमेंशन वीमा क्या होगी, आप अगर निकालना चाहें, क्या होता है वेक्टर ई की अगर हम डायमेंशन निकालना चाहें तो इधर वेक्टर लगाने की कोई आवश्यकता तो है नहीं, हम क्या निकालेंगे,
ये आपका क्या होता है, MLT-2 होता है, यही तो होता है। और चार्ज Q बराबर IT होता है ना, IT। हम लिखेंगे MLT-2। अभी भी कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, डायमेंशन हम निकालना ही बता रहे हैं आपको। इतना नोट कीजिए, इतना नोट कर लिए, कंफर्म हुआ। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन हम निकाल के ही दिखा दे रहे हैं आपको, एकदम शुरुआत से निकाल के बताएंगे जब तक आप लोग समझ नहीं जाओगे। डायमेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कई बच्चे इसको नहीं समझ पाते हैं, हालांकि कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को देखोगे जरूर समझ जाओगे। देखते हैं डायमेंशन। आप कहोगे ये तो सर सभी कहते हैं कि हमारा वीडियो देखिए समझ जाओगे, चलिए आपकी इच्छा है भाई, देखते रहिए, आपको अगर समझ में आ रहा है ठीक है। डायमेंशन, डायमेंशन इसकी देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। डायमेंशन क्या होगा, ध्यान देंगे। डायमेंशन हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बराबर F अपान क्यू नॉट, चार्ज होता है। हम जानते हैं F बराबर होता है m में, एकदम शुरुआत से बता रहे हैं, वैसे जनरली F की वैल्यू सभी को मालूम होगा, MLT-2 आता है। यह बराबर होता है m में, क्यू नॉट को लिखते हैं Q बराबर IT। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हुई? चलिए, m मतलब मास होता है, मास को हम मापते हैं किलोग्राम में, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, लेकिन यहां पर मास को हम कंसीडर करते हैं कैपिटल एम से। सब ध्यान समझते चलिएगा, मास को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन में। ये यहां पर एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन का होता है वेलोसिटी अपान टाइम डिवाइड बाई आई का लिखते हैं एम्पियर, एम्पियर टाइम का होता है सेकंड, टाइम को टी ही लिखते हैं जब हम डायमेंशन निकालते हैं, तो आई को लिखते हैं ए, क्योंकि एम्पियर का आई का मात्रक एम्पियर होता है ना, यूनिट ए, और टाइम सेकंड है, टी लिखते हैं। समझ में आया सबको? और इसको ले चलते हैं एम। अब देखिए वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, वेलोसिटी को लिखते हैं विस्थापन, जिसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम होता है, टाइम तो नीचे था ही, टाइम का स्क्वायर हो गया डिवाइड बाय टाइम था ही, इसको लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम, टाइम का स्क्वायर। नीचे क्या बचा, एटी, चाहे एक में लिखें चाहे अलग अलग लिखें। अब देखेंगे यम तो ऊपर था ही, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहां से यहां तक जाने की मतलब लेंथ हम मेजर करेंगे, लेंथ कैपिटल ए अपान, ये कैपिटल ब्रैकेट में लिखा जाता है, ये ध्यान देंगे। टाइम कैपिटल टी अपान ए टी हमारा है ये। अब देखेंगे ये नीचे है तो नीचे वाले में मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम रहेगा, यल रहेगा, यम यल अपान अलग अलग लिख लीजिए, ए है ही, ए टी से मल्टीप्लाई होगा, टी स्क्वायर है, टी क्यूब हो गया। समझ में आया? और भी ले चलते हैं तो एम एल टी -3 है तो टी +3 है तो ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, ये नीचे है +1 में है, ऊपर -1 हो जाएगा। यही इसकी डायमेंशन आ गई, यही इसकी डायमेंशन आ गई एक तरफ से निकालने पर। तो ये था इसके फार्मूले का खेल, अगर फार्मूला आपको पता होगा डायमेंशन आप आराम से निकाल सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्टली अगर पता होता तो एफ अपान क्यू नॉट यहाँ पर लिखे जाते हैं, एफ की वैल्यू होती है एम एल टी -2 और क्यू निकालते हैं। अगर आपको एफ भी निकालना हो तो यहीं से निकाल लीजिए, एफ बराबर एम में, मतलब यही वैल्यू होगी एम एल टी -2, एम एल टी -2, इससे ए टी से नहीं मतलब, और क्यू नॉट का होता है ए टी, इसको ऊपर ले जाएंगे जब हम एम एल टी -2 था -3 हो जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा और ए -1 हो जाएगा। डायरेक्टली निकाल सकते थे अगर हमें मालूम होता, तो अगर नहीं मालूम है इस क्राइटेरिया में आप निकालोगे। नोट कीजिए फटाफट से, फटाफट सब लोग नोट डाउन कर लीजिए। कंफर्म समझ में आ रहा है? नोट कीजिए, हटाया जाए। कंफर्म समझ में आता है सबको? चलिए चलिए हटाया जाए इसको। एक में नोट पॉइंट लिखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। यदि हमारा जो क्यू नॉट है मतलब टेस्टिंग चार्ज है, अगर वो पॉजिटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो अप्लाइड फोर्स के ही डायरेक्शन में होगी, उस टेस्टिंग चार्ज के पर अप्लाइड फोर्स के ही डायरेक्शन में होगी। नोट का पॉइंट लिख लेंगे, नोट, नोट का पहला पॉइंट लिखेंगे, इफ टेस्टिंग चार्ज क्यू नॉट इज पॉजिटिव, जब पॉजिटिव हो तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द
आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बार बार नहीं लिखना है, वेक्टर ई लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर ई से रिप्रेजेंट करते हैं, सब लोग जानते हो। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ किसके डायरेक्शन में लगेगा? डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स ऑन टेस्टिंग चार्ज। मतलब ये कह रहा है यदि टेस्टिंग चार्ज हमारा पॉजिटिव निकला तो जिस तरफ उस पर फोर्स लगेगा, जिस तरफ टेस्टिंग चार्ज पर फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगी। दूसरी बात, इफ टेस्टिंग चार्ज Q नॉट इज निगेटिव, यदि हमारा ये चार्ज निगेटिव होगा, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहां पर डायरेक्शन लिख लीजिएगा, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां पर जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अपोज, या फिर अपोजिट बोल सकते हैं, अपोज इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स ऑन Q नॉट या फिर टेस्टिंग चार्ज। ये कह रहा है कि पहला पॉइंट में यदि Q नॉट पॉजिटिव हुई, यदि हमारा Q नॉट पॉजिटिव हुआ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो फोर्स के ही डायरेक्शन में लगेगा। यदि हमारा Q नॉट निगेटिव हुआ तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। नोट कीजिए है, नोट कर लिए हैं, हटाया जाए, कंफर्म होता है, चलिए हटा दें। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में। व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स? विद्युत बल रेखाएं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसे हम गुण बोलते हैं, खाने वाला नहीं जी, उसकी प्रॉपर्टी मतलब वो दिखने में मतलब उसके किस प्रकार से गुण है, मतलब क्या क्या गुण है, प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, वो चीज़ देखेंगे। लिखेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, विद्युत बल रेखाएं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स? चीजें आने हम बता सकते हैं किसी भी विद्युत क्षेत्र में, बताएंगे किसी विद्युत क्षेत्र में जो पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज होता है, पॉजिटिव निगेटिव नहीं, पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज होता है, उसकी गति ही हमारी क्या कहलाती है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। मतलब किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विद्युत क्षेत्र में किसी पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज की मोशन ही हमारा क्या कहलाता है, विद्युत बल रेखाएं। समझ में आ रहा है? लिखेंगे द पथ ऑफ मोशन, द पथ ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव टेस्टिंग चार्जिंग, ऑफ पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज। देखिए कह रहा है द पथ ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज, किसी पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज का मोशन, समझिएगा, प्लेस्ड फ्री इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेस्ड फ्री इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। किसी विद्युत क्षेत्र में धन आवेशों, सॉरी टेस्टिंग को बोलते हैं धन परीक्षण आवेश की गति को ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत बल रेखाएं। मतलब द पाथ ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज, किसी पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज का फ्री इन द प्लेस्ड फ्री इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्रीली होकर मूव कर रहा है। मतलब किसी भी विद्युत क्षेत्र में यदि जो पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज होगा फ्रीली जिधर मूव करेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब हम इसकी देखेंगे प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टीज, विद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब गुण क्या होता है। लेकिन प्रॉपर्टी देखने से पहले आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा, नोट का पॉइंट, प्रॉपर्टी देखने पहले नोट के पॉइंट में लिखेंगे, नोट पॉइंट में इफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मतलब विद्युत बल रेखाएं आर नियरर मतलब पास पास हैं, देन
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज स्ट्रॉन्ग, वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग होगा। और यदि इफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर फार मतलब दूर दूर है, तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज वीक, वहां पर वीक होता है। अगर हम बात करें इस पॉइंट की, जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे हमारी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जा रही हैं कुछ यहाँ पर, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट हमारा बी हो गया। तो पॉइंट बी पर एट पॉइंट ए पर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज स्ट्रॉन्ग। क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नजदीक नजदीक है। और यहाँ पर एट पॉइंट बी पॉइंट पर बताएंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज वीक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स दूर दूर है। नोट कीजिएगा, हटाया जाए। चलिए, हम देख रहे थे प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। क्या होती है इसकी प्रॉपर्टी? ध्यान समझिएगा, प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, सबको समझ में आ जाएगी। इसकी देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, विद्युत बल रेखाओं के गुण। अब देखिए प्रॉपर्टी क्या होती है, लिखेंगे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। ये पहली प्रॉपर्टी है। जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होता है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पे एंड हो जाती हैं। मतलब कुछ ऐसा बोल सकते हो, अगर यहाँ पर पॉजिटिव क्यू चार्ज है और ये नेगेटिव क्यू चार्ज है, तो यहाँ पॉजिटिव क्यू चार्ज से निकलती हैं, यहाँ से निकलती हैं पॉजिटिव क्यू चार्ज से, यहाँ पर एंड हो जाती हैं। अगर यहाँ से निकली तो यहाँ पर एंड हो जाती है, और ये कर्व के रूप में बनाती चलती है। मतलब कुछ ऐसा, समझ पा रहे हैं? कुछ समय ऐसा आएगा, ऐसे कर्व इतना बड़ा हो जाएगा, कुछ ऐसा ऐसा बनाती चली जाएगी, और इधर एक्सेप्ट होता चला जाता है। पहले हमने आपको बता दिया था नेगेटिव चार्ज पर जाकर मिलती है, ये तो बताया था कि पॉजिटिव चार्ज पर ये इस दूर भागती हैं और नेगेटिव चार्ज पर ये अट्रैक्ट होती है। वही चीज़ बता रहा है इसमें भी, कि मतलब पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज पे एंड हो जाती है। नोट कीजिए, समझ में आया? कंप्लीट हुआ? अब चलिए हम बताएंगे कि और कह रहा है इफ देयर इज ए सिंगल चार्ज देन दे में स्टार्ट और एंड एट इनफाइनाइट। लिख लेंगे यहाँ पर, अगर यहाँ पर सिंगल चार्ज ही हो, दूसरा चार्ज ना हो, तो वो इनफाइनाइट से इनफाइनाइट पर एंड होंगी या फिर इनफाइनाइट से चालू होंगे। अभी उसको भी हम दिखा रहे हैं। इफ देयर आर सिंगल चार्ज देन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, may start and end at infinite। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है यदि कोई सिंगल चार्ज है तो या तो वह जैसे मान लीजिए सिंगल प्लस क्यू चार्ज हो गया और एक सिंगल माइनस का क्यू चार्ज हो गया, तो क्या करेंगी, या तो इनफाइनाइट पे जाकर खत्म हो जाएंगी या तो इनफाइनाइट से ये आएंगी, या तो स्टार्ट होंगी इनफाइनाइट से, या तो देखिए स्टार्ट कहाँ से होंगी और खत्म कहाँ होंगी। क्योंकि ये पॉजिटिव क्यू चार्ज जो होता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कंडक्ट करता है, मतलब चलाता है, ये देता है। तो जब देता है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेंगे, ये दो होने के कारण इसलिए कर्व बनाती थी, ये इनफाइनाइट पे चली जाएंगी। अगर कोई चार्ज इसके पास में नहीं होगा तो दूर भाग जाएंगे इनफाइनाइट पे, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। लेकिन जो माइनस चार्ज होता है वो इनफाइनाइट से स्टार्ट होंगी और यहाँ पर आकर खत्म होंगी।
और एक बात ध्यान दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आप चार्ज को रख दो आपको ये लाइन्स दिखेंगी, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये हमने इमेजिन किया है, मैं नहीं कर रहा हूँ, साइंटिस्ट ने इमेजिन किए हैं। साइंटिस्ट ने इमेजिन करके बताया है जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से क्या करती हैं, दूर जाती हैं, और ये निगेटिव चार्ज से क्या होती हैं, नज़दीक आती हैं। नोट कीजिएगा फटाफट से, नोट कीजिए, नोट कर लिए। चलिए, ये तो पहली प्रॉपर्टी थी, दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, कह रहा है द टेंजेंट ड्रान, जो टेंजेंट ड्रा किया जाता है, टेंजेंट ड्रान एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब कह रहा है यदि किसी विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखाएं खींची जाए, स्पर्श रेखा खींची जाए तो वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन, दिशा प्रदर्शित करती है। हिंदी में लिखेंगे, मतलब इसका कह रहा है कि यदि कोई ऐसा चार्ज हो, मान लीजिए ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ये निगेटिव क्यू चार्ज हुआ, यहाँ पर कुछ ऐसा प्रतीत हो रही थी, कुछ ऐसा, ज़्यादा हमको नहीं दिखाएंगे यहाँ पर, आप समझ रहे हैं। अगर हम किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींचे, मान लो इसी पॉइंट पर हम टेंजेंट खींच रहे हैं, ये टेंजेंट खींच रहे हैं इस पॉइंट पर, सॉरी नहीं हुआ, ये तो इस पर आ गया, टेंजेंट खींचे तो ये इसका जो डायरेक्शन होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिखाएगा, इसका जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिखाएगा किसी पॉइंट पर, चाहे जिस पॉइंट पर हम खींच दें। समझ में? तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है ये कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, द लाइन्स ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट with each other। मतलब ये कह रहा है जो लाइन्स ऑफ फोर्स होता है कैन नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी। अब इसका कारण क्या हो सकता है? इंटरसेक्ट होने का मतलब है कभी ऐसा आप नहीं देखोगे प्लस का क्यू चार्ज है और ये माइनस का क्यू चार्ज है, कभी ऐसी गई लाइन, कभी ऐसी चली गई, कभी ये ऐसी चली गई, ऐसा कभी नहीं होता है। इट इज रॉन्ग, ये ऑलवेज जाएंगी तो इस डायरेक्शन में, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती है। इंटरसेक्ट क्यों नहीं होती है? अब देखिएगा, कारण भी है, बिकॉज ये हमारा मेन हुआ। अब यहाँ पर कारण अगर आप जानना चाहें, कारण हम बता देंगे, बिकॉज यदि इंटरसेक्ट हुई, इफ दे इंटरसेक्ट यदि वो इंटरसेक्ट हो गई तब हमारा क्या हो जाएगा, देयर आर टू टेंजेंट drawn at their point and we get two direction of electric field intensity at one point, एक ही पॉइंट पर, which is impossible। मतलब समझ में आया? मतलब ये कह रहा है यदि ये दोनों इंटरसेक्ट हुई, मान लीजिए इंटरसेक्ट होने का क्या मतलब है, यदि हमारा ये प्लस का क्यू चार्ज, ये माइनस का क्यू चार्ज ऐसा और ऐसा इंटरसेक्ट होकर चली गई, तो यहाँ एक ही पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर पहले तो हम एक इस तरह टेंजेंट खींच सकते थे ना। अब जब ये इंटरसेक्ट हो गई तो हम ऐसा भी तो खींच सकते हैं, ऐसा भी तो खींच सकते हैं टेंजेंट। जब दो टेंजेंट खींचेंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये हो जाएगी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये हो जाएगी, मतलब विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है।
इसीलिए ये क्या होता है, एक ही पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कभी नहीं होंगी, मतलब कभी ही नहीं होती। एक ही पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट होंगी तो उसका मतलब है दो टेंजेंट होंगे, जब दो टेंजेंट होंगे दो डायरेक्शन भी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो जो कि पॉसिबल नहीं है किसी एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होना। समझ में आया? कंफर्म होता है? नोट कीजिएगा, नोट कीजिए फटाफट से, नोट कर लिए? चलिए 3 हो गया। 4th पॉइंट देखेंगे, याद हो रहा है सबको? जिसको जिसको याद हो गया होगा कमेंट बॉक्स में लिख देना, समझ में आ जाएगा। आज नहीं याद हो गया कल याद कर लेंगे। यार याद करने वाली क्या चीज़ है, मानते हैं आप पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन याद करने वाली चीज़ क्या? पहली बार कहाँ पढ़ रहे हो आप लोग? 10th में पढ़े हो? पहली बार कहाँ पढ़े हो? ये सब तो 10th में पढ़ के आए हो, 10th में पूरा सिलेबस था ये। अब चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, 4th प्रॉपर्टी। लिखेंगे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ force are always in open कर्व, ये हमेशा ओपन कर्व में होता है। ठीक, मतलब ये कहा जा रहा है जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होता है ये हमेशा ओपन कर्व में ही होता है, ओपन कर्व में ही होता है। इट कैन नेवर in the form of closed curve, ये क्लोज कर्व में कभी नहीं होगा, हमेशा ये ओपन कर्व में होता है। ओपन कर्व में होने का कारण है ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज यहाँ से निकली यहाँ पर खत्म हो गई तो ओपन ही कर्व तो हुआ, यहाँ से निकली यहाँ पर खत्म हो गया। भाई ये मत सोचिए ये तो क्लोज बना है, क्लोज का मतलब कुछ ऐसा बना है यहाँ भी चले एक ही डायरेक्शन हो, ये मतलब क्लोज होता है। ये देखिए यहाँ से निकली यहाँ खत्म हो रही है, यहाँ से गई यहाँ खत्म, यहाँ से गई यहाँ खत्म, तो ओपन कर्व बनाएगी। बट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जब हम आप पढ़ेंगे, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, चुंबक जो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो हमारी क्या करती हैं, अभी पढ़ने वाले हैं आगे चल के पढ़ेंगे। चुंबकीय जो बल रेखाएं होती हैं वो क्लोज्ड कर्व बनाती है, मतलब कुछ ऐसा, हम अभी से पढ़े रहिए थोड़ा सा। ये अगर मान लीजिए नॉर्थ है, ये अगर साउथ है तो कुछ ऐसा ये बनाती है। ठीक, कुछ ये कर्व ऐसा बनाती है। अब कहाँ से निकलती हैं कहाँ से जाती हैं वो सब हम आगे पढ़ने वाले हैं, आपके इस समय ये पढ़ने की जरूरी नहीं है। आप इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, वहाँ पर भी होता है नॉर्थ से निकलती हैं कि साउथ से निकलती हैं, किस तरफ प्रवेश करती हैं। अब चलिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज ओपन कर्व, इट कैन नेवर इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड कर्व, ये कभी क्लोज कर्व नहीं बनाती हैं। ठीक, कभी भी क्लोज कर्व नहीं बनाती हैं, नोट कर दीजिए। समझ में आ गया? चलिए अब कह रहा है द इक्विडिस्टेंस इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कब प्रदर्शित करता है, चलिए हम वो भी देख लेते हैं। अगला जो प्रॉपर्टी होता है कह रहा है द इक्विडिस्टेंस इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स represent uniform electric field कह रहा है जो इक्विडिस्टेंस इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती है, ध्यान समझिएगा, जो इक्विडिस्टेंस इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं वो क्या करता है, रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती हैं। और आगे कहा रहा है इसमें जबकि जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एट डिफरेंट डिस्टेंस रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो नॉन यूनिफॉर्म, वो लिखने की जरूरत है नहीं, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं नॉन इक्विडिस्टेंस चाहिए, क्या लिखेंगे याद रखिए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो दर्शाएंगे। अब देखिएगा प्लस का चार्ज है माइनस का चार्ज है, इधर जाता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इधर गया इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, यहाँ से निकला ऐसे कहीं जाते हुए ऐसे चार्ज आता है ना, अगर आपको हम दिखाना चाहें कुछ ऐसा। अब देख रहे हैं इतने दूर के बीच में, ये देखिए
इतने दूर के बीच में ये इक्वी डिस्टेंस है। तो मतलब ये पूरा हमारा कहाँ, यहाँ का जो फोर्स होगा, यहाँ का जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर भी वैसे हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं कम ज़्यादा नहीं है, सेम है। जब इक्वी डिस्टेंस हो जाता है तो ये का हमारा पूरा फील्ड क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। नोट कीजिए फटाफट से, नोट कीजिए, नोट कर लिए। चलिए, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक। हम कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं बता पाए क्योंकि आपका वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है। कैलकुलेशन हम अगले वीडियो में बताएंगे, वरना आप लोग बोर हो जाएंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो होती है तो कई बच्चे बोर हो जाते हैं, तो इसलिए हम सोचते हैं कि आपको कैलकुलेशन अगले वीडियो में बताया जाए। तो अगला वीडियो का इंतजार कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैलकुलेशन किस प्रकार से करना है आपको, किस प्रकार से हम कैलकुलेशन करके इसको फाइंड करेंगे, या फिर यूनिट चार्ज के लिए, या फिर आप वहाँ पर निकालोगे पॉइंट चार्जेस के लिए, तो वहाँ पर हम निकाल के देखेंगे किस प्रकार से आपका कैलकुलेशन होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। नोट कर लीजिए।